नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई तकनीकों की जानकारी पहुँचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा होगा और उसके इतर हम आपको विशेषज्ञों की सलाह भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आलू के बारे में और ख़ास तौर पर आलू में लगने वाले रोगों के बारे में। हम बात करेंगे कि आलू की बुआई के बाद उनमें कौन से रोग लग सकते हैं और उसके रोकथाम के लिए आपको कौन से ज़रूरी कदम उठाने हैं। इसके लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधा नंदिनी के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आलू में लगने वाले विभिन्न रोगों के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय आलू की फसल खेतों में लगाई जा चुकी है, तो उसमें आने वाले रोगों में प्रमुख 3 रोग जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है अगेती झुलसा, दूसरा पिछेती झुलसा और तीसरा ब्लैक स्कर्फ, यानी कि जिसको हम स्टेम कैंकर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अगेती झुलसा। अगेती झुलसा सीज़न में आलू की फसल में पहले प्रभावित करता है फसल को, पिछेती झुलसा फसल को बाद में प्रभावित करता है। इसका कारण है क्योंकि अगेती झुलसा का रोग फसल में आने के लिए मौसम में थोड़ा सा गर्माहट होना ज़रूरी है। जब तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से अंदर रहता है, तब अगेती झुलसा के लक्षण आपकी फसल में दिखाई देते हैं। जबकि पिछेती झुलसा रोग में आपका जो तापमान है वह थोड़ा कम होना ज़रूरी है। मैं पिछेती झुलसा के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले हम अगेती झुलसा के बारे में बात करते हैं। अगेती झुलसा रोग में प्रमुख तौर पर यह फसल के पत्तों पर होने वाला रोग है। इससे आपकी फसल के ऊपर, आलू का जो पौधा है उसके पत्तों के ऊपर गोल से लेकर के अंडाकार शेप में, आकार में कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। इसको हम टारगेट बोर्ड इफ़ेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि निशाना लगाने के लिए जो बोर्ड होता है जिस पर कई सारे गोल चक्र बने होते हैं, उस तरह का आकार आपको इस धब्बे पर दिखाई देता है। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये अगेती झुलसा है। अगेती झुलसा रोग का कारक है अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी आपकी फसल को जब प्रभावित करता है तो इसको, आपकी फसल को बचाने के लिए कुछ प्रमुख मैं आपको तरीके बताती हूँ। सबसे पहले तरीका इसका ये है कि जब भी आपकी फसल 45 दिन से 50 दिन की होने जा रही है बुआई के बाद, आपको सबसे पहले एक प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे देना है। प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे का मतलब क्या होता है? आप अपनी फसल को बचाने के लिए जो बचावी स्प्रे करते हैं, जब कोई बीमारी नहीं आई है फसल में, उससे पहले बीमारियों को रोकने के लिए जो स्प्रे किया जाता है वह प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे होता है या प्रिवेंटिव स्प्रे, जिसे हम बचावी स्प्रे भी कहते हैं। वह आप 2-3 दवाएं इसके लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि मैनकोजेब, प्रोपिनेब या फिर क्लोरोथेलोनिल। ये सभी दवाएं, इनमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 0.2% की दर से, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको इस दवा का छिड़काव अपनी फसल में करना होता है, जिससे कि आपकी फसल को एक सुरक्षा प्राप्त होती है आने वाली रोगों से लड़ने के लिए। यदि यह प्रभावी नहीं होता है तो मैनकोजेब या प्रोपिनेब का एक स्प्रे देने के बाद 10 दिन के अंतराल पर आपको एक और दवा का स्प्रे करना है, जिसको हम हेक्साकोनाजोल कहते हैं। यह हेक्साकोनाजोल आपको 0.05 ml, मतलब 0.05%, यानी अगर आप इसे ml में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5 ml प्रति 10 लीटर की दर से इसको स्प्रे करना होता है अपने खेत में। इसके अलावा एक और केमिकल का कॉम्बिनेशन है जिसको हम टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों दवाएं एक ही केमिकल में रहती हैं। उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से। यदि आप 1 हेक्टेयर की बात करें तो आपको 500 ग्राम प्रति 400 से 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर सकते हैं। ये तो बात हुई अगेती झुलसा के केमिकल मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें कि हमें फसल को किस तरीके से अपने खेत का रखरखाव करना है, तो मैं बताऊंगी कि जैसे इस रोग में बहुत सारे पत्ते
जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती है, मैच्योरिटी की तरफ जाती है, तो काफ़ी सारे पत्ते झड़ते हैं। तो उन सभी पत्तों को ससमय आपको अपने खेत से बाहर निकालना है, क्योंकि वह सारे पत्ते खेत में जाने के बाद आपकी फसल को और नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी को और उग्र बनाते हैं। अगेती झुलसा के बारे में हम बात कर चुके। अब हम बात करते हैं पिछेती झुलसा रोग के बारे में। जो पिछेता झुलसा रोग है, जैसा कि नाम में ही है, यह मौसम में बाद में आता है, जब फसल थोड़ा ठंडे की तरफ जाती है, जब मौसम ठंडा हो जाता है। मैं सबसे पहले बात करूंगी पिछेती झुलसा रोग होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कारक इसका बनता है कि यदि मौसम में बादल हैं और बरसात का मौसम बना हुआ है, 3 से 4 दिन तक यदि आकाश में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन इसकी है कि यदि रात का तापमान आपका कम है, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक 3-4 दिन तक रात का तापमान रह रहा है और दिन में तापमान थोड़ा गर्म है। और इसके साथ ही एक और कंडीशन ये होती है कि आपका RH होता है, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं या मौसम में आर्द्रता कहते हैं, वह 90% से अधिक होती है। तो यदि ये तीनों संभावनाएं मेल खा रही हैं मौसम में, तो पिछेती झुलसा रोग निश्चित रूप से आपके खेत में आएगा। इसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन इससे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा। यदि हमारी फसल हम बुआई कर चुके हैं, तो 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाएगी, तो आपको पहला स्प्रे देना है। पहला स्प्रे आप मैनकोजेब का दे सकते हैं। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको स्प्रे करना है। इसके बाद आपको 10 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे करना है। उसका केमिकल का जो कंपोजिशन है वो है एमेटॉक्ट्रेडिन प्लस डाइमिथोमॉर्फ। ये दोनों केमिकल एक ही दवा में आते हैं और उस दवा का आपको स्प्रे करना है। वो भी आपको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है। और ये 2 स्प्रे हो जाने के बाद फिर 10 दिन बाद आपको दोबारा से मैनकोजेब का ही स्प्रे करना है, फिर से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। तो यदि ये तीनों स्प्रे आपने अपनी फसल में कर लिए, तो पिछेती झुलसा रोग, जिसे हम लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी हद तक आप अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। एक तो होता है पिछेती झुलसा का बचाव करना, एक होता है उसको आने से रोकना। तो पिछेती झुलसा रोग में ये बात है कि आप इसे आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मौसम की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई, अगर वे हैं तो ये रोग निश्चित तौर पर आएगा। पिछेती झुलसा रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं, जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये आपके खेत में है, उसमें होता है कि जैसे जो पत्ती होती है आपके पौधे की, उसकी सतह पर, अक्सर उसकी निचली सतह पर आप देखेंगे अगर, तो वहाँ पर एक धब्बा नुमा आकार का एक धब्बा, जिसका शेप बहुत ही इर्रेगुलर है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ना वो गोल है ना अंडाकार है, एक आड़ा तिरछा सा शेप का एक धब्बा उस पर पड़ जाता है और समय के साथ वह धब्बा भूरे रंग का होने लग जाता है और उस धब्बे के चारों तरफ एक हल्के हरे रंग की किनारी बन जाती है, जिसको हम हैलो भी कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई फसलों में जो धब्बे होते हैं उनके चारों तरफ एक पीले रंग का निशान होता है, जिसको हम येलो हैलो कहते हैं, लेकिन लेट ब्लाइट के संदर्भ में यह निशान हरे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का। तो इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। और समय के साथ यदि एक धब्बा आ गया है तो 1 सप्ताह के अंदर ही आप उस धब्बे के नीचे, पत्ते की निचली सतह पर जब देखेंगे, तो उसमें सफ़ेद रंग की छोटी 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 आपको एक आउटग्रोथ दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं कि स्पोरेंजियल ग्रोथ। ये स्पोरेंजियल ग्रोथ अगर आ रही है तो इसका मतलब जो बीमारी है, जो रोग है, वह अपने उग्र स्वभाव में, अब उग्र रूप में आ रहा है। तो इस सब से बचाने के लिए जो मैंने आपको मैनेजमेंट बताया है, वह स्प्रे यदि आप करेंगे तो बहुत हद तक आप फसल को बचा सकते हैं। पिछेती झुलसा रोग का जो कारक पैथोजन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, वह है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफ्थोरा जो पैथोजन है, इसके बचाव के लिए हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिकल्स का उपाय तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी पत्ते इसके या पौधे प्रभावित हो चुके हैं, उन्हें हमें खेत से बाहर निकालकर दूर ले जाकर अच्छे से उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसा नहीं करने पर वह सिम्टम जो पत्ते पर या पौधे पर है, वह मिट्टी में जाने के बाद आपकी जो सुरक्षित और हेल्दी फसल है, जो जिसमें रोग नहीं है, उसको भी प्रभावित करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पौधे में आप लक्षण देख रहे हैं, उसको तुरंत निकाल कर कहीं दूर ले जाकर आपको उसे डिस्पोज करना है प्रॉपर तरीके से।
पिछेती झुलसा और अगेती झुलसा मतलब लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का जो सिम्टम है जिसमें आपको पहचान करने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें ये होता है कि जब हम अर्ली ब्लाइट के सिम्टम की बात करते हैं तो जो धब्बे मैंने आपको बताए, जो टारगेट बोर्ड की तरह कई सारे गोल गोल रिंग्स उसमें आपको दिखाई देंगे, छल्ले दिखाई देंगे जब आप नज़दीक से देखेंगे, तो वह धब्बा आपको थोड़ा सूखा सा प्रतीत होगा, वह गीला धब्बा नहीं होता है। वहीं जबकि आप लेट ब्लाइट में जब वही धब्बा देखेंगे तो आपको वो थोड़ा गीला दिखाई देगा, तो इसे वैज्ञानिक भाषा में हम लोग कहते हैं वाटर सोक्ड लीजन, और जो हम अगेती झुलसा में देखते हैं वो ड्राई लीजन होता है। इसके अलावा जो लेट ब्लाइट है उसके केस में होता है कि आपका जो तना होता है, जब आपका लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा हो गया है तो यह बीमारी तने में भी हो जाती है, तो तने में भी काले रंग का निशान धब्बा नीचे से लेकर ऊपर पौधे के पत्ते तक पहुंच जाता है। जबकि ये तने का काला धब्बा और जो मैंने आपको ब्लैक स्कर्फ या स्टेम कैंकर का काला होना बताया तने का, दोनों अलग है। जो ब्लैक स्कर्फ में तना काला होता है वह एकदम जड़ से शुरू होगा, जड़ से वह काला होना शुरू होगा, जबकि लेट ब्लाइट के केस में, पिछेती झुलसा के केस में तने का जो कालापन होता है वह बीच में कहीं से भी शुरू हो सकता है। ये तो हमने बात की अगेती झुलसा पिछेती झुलसा मतलब ब्लाइट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा रोग जो आजकल मतलब लगभग 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हमारे पास किसान भी लेकर आ रहे हैं इसकी समस्या को, वह है ब्लैक स्कर्फ या स्टेम कैंकर। ब्लैक स्कर्फ के अगर हम बात करें कारण के बारे में कि ये क्यों आ रहा है, इसका एक कारण है कि यह बीज जनित रोग है। मतलब कि जो ट्यूबर, जो कंद आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसमें यह रोग पहले से है तो आप उसकी बुआई करेंगे तो यह रोग निश्चित तौर पर आपकी फसल को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह कंद से बढ़ने वाला रोग है। दूसरा इसका सोर्स होता है मिट्टी, मृदा। मृदा में, खेत में यदि आपने आलू से पहले कोई ऐसी फसल ली है जैसे धान या फिर मक्का, इस तरह की फसल ली है, तो जो पैथोजन इसका है वह होता है राइजोक्टोनिया सोलानी। तो राइजोक्टोनिया सोलानी आलू को भी प्रभावित करता है, तो मृदा में उसका इनोकुलम लोड मतलब उसका बीज हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह फसल को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। बुआई करने के बाद जब पौधा ऊपर आ जाता है मिट्टी की सतह से, तभी से इसके लक्षण प्रतिलक्षित होने लगते हैं। जैसे कि लक्षणों में प्रमुख है, पौधा पीला होने लगता है, पत्तों का आकार छोटा होने लगता है, जो आपका पौधे का तना है वहाँ पर एक भूरे रंग का गड्ढा नुमा आकार में धब्बा पड़ने लगता है, और यह जो धब्बा होता है ये, इसको हम वाटर सोक्ड लीजन कहते हैं। इसलिए वाटर सोक्ड लीजन कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस होता है, एकदम सूखा ये नहीं होता है। अगर आप इस तरह के पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो जिस कंद से ये निकल रहा है पौधा, वहाँ पर कुछ जड़ें आपको दिखाई देंगी छोटी छोटी, वह गलने लगेंगी, भूरे रंग के निशानों के साथ वह जड़ें गलने लगेंगी। यह ही इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अब इसके बचाव की बात करते हैं। तो हर बीमारी से लड़ने के लिए जैसा कि हमें पता है कि एक तो होता है बचावी उपाय, एक होता है बीमारी आने के बाद उसकी दवा। तो बचाव करने के लिए हमें, ऐसे तो हर फसल को हमें सीड ट्रीटमेंट, जिसको आप जानते हैं कि बीजोपचार करके लगाना है, तो इसी प्रकार से आलू में भी बीजोपचार आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ केमिकल बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे कि पेनफ्लूफेन, पेनसाइक्यूरॉन, थाइफ्लूजामाइड, ये सब केमिकल उपलब्ध हैं। आप अगर बात करें पेनसाइक्यूरॉन या थाइफ्लूजामाइड की, तो आप इसे 0.35% या 0.35 ml प्रति लीटर की दर से आप आलू के कंदों के ऊपर इसका छिड़काव करके उसको एक दिन के लिए सूखने रख सकते हैं और अगले दिन इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपको रोग जनित राइजोक्टोनिया सोलानी से बचाव करने में मदद मिलेगी। दूसरा, यदि आपका फसल लग चुकी है और अब इस लक्षण को आप खेत में देख पा रहे हैं राइजोक्टोनिया सोलानी के, ब्लैक स्कर्फ के, तो आपको करना ये है कि एक कॉम्बिनेशन आता है बाज़ार में जिसमें कि टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% होता है,
और यह टोटल 75% WG आता है, दानेदार आता है यह केमिकल। इस केमिकल को आप पानी में घोल सकते हैं। 500 ग्राम केमिकल को आप 400 से 500 लीटर पानी में घोलेंगे और जो स्प्रे मशीन होती है उस स्प्रे मशीन का जो नोज़ल होता है उसको थोड़ा सा ऐसे फिक्स करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि उसकी धार थोड़ी मोटी हो जाए, एकदम स्प्रे होके एकदम फॉग जैसा मिस्ट ना निकले। थोड़ी मोटी धार आपको पौधे की जड़ के आसपास की मिट्टी पर अच्छे से दवा को स्प्रे करने के लिए बनानी होगी। इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्यूबर से, सीड से होने वाला रोग है, दूसरा ये मिट्टी से होने वाला रोग है। तो आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो भी आपको मिट्टी में ही देना होगा या सीड में देना होगा। इस कंडीशन में अगर कोई भी फोलियर स्प्रे आप करते हैं, फसल के पत्तों के ऊपर आप कोई भी छिड़काव करते हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी को सुझाव है कि ब्लैक स्कर्फ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी है आलू में, तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको यही करना है। या तो आप अगर फसल लगा रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट करके लगाइए, नहीं तो जो केमिकल्स मैंने बताए, पेंसाइक्यूरॉन या थायोफ्लूजामाइड, ये सब केमिकल्स को आप उपयोग कर सकते हैं सॉइल ड्रेंचिंग करने के लिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद है डॉक्टर सुधा नंदनी ने आपको जो कुछ भी समझाया आलू में लगने वाले रोगों के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में, वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर आलू में झुलसा रोग लग जाए तो आने वाले समय में वो पूरे खेत में और दूसरे खेतों में भी पहुंच सकता है। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने कृषि से संबंधित क्या कुछ सुझाव दिए हैं। 21 से 25 दिसंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण एवं शिवहर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अन्य जिलों में इसके 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 3 दिनों तक पूर्वा हवा, उसके बाद पछिया हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 35 से 45% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सब्जियों की फसल जैसे मटर, टमाटर, बैंगन, मिर्च में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखने पर स्पिनोसेड 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी या फिर क्विनलफॉस 25 EC दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की 21 से 25 दिनों की फसल में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन उर्वरक का व्यवहार करें। पहली सिंचाई के बाद गेहूं की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं। यह गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद की अवस्था है। इन खरपतवारों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और ये गेहूं की बढ़वार में प्रभावित करती है, जिससे उपज प्रभावित होती है। इन सभी प्रकारों के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरॉन 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मेटासल्फ्यूरॉन 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। गेहूं की पिछात किस्मों की बुआई करें। इसके लिए HUW 234, WR 554, HI 1563, राजेंद्र गेहूं 1, HD 2967 तथा HW 2045 किस्में इस सत्र के लिए अनुशंसित हैं। आगाद बोई गई रब्बी मक्का की 50 से 55 दिनों की फसल में 50 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। फसल में नियमित रूप से कीट एवं रोग व्याधि की निगरानी करें। चना की फसल में चना की सुंडी की निगरानी करें। इस कीट से फसल को काफ़ी हानि होती है। शुरू में यह सुंडी चने की पत्तियों एवं कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। फलियां आ जाने पर सुंडी फलों में छेद कर घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर दाने को खाती रहती हैं। फलियां खोखली हो जाने पर दूसरे स्वस्थ फलियों को भी खाती है। प्याज के 50 से 55 दिनों के तैयार पौधों की रोपाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। खेत की तैयारी में
15 से 20 टन गोबर की खाद, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास तथा 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर का व्यवहार करें। आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम नेत्रजन उर्वरक का उपरिवेशन कर आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। आलू में कीट व्याधि की निगरानी करें। किसान भाइयों, उम्मीद है कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ, चाहे वो आलू के रोग और उसके रोकथाम से जुड़े हुए हों या फिर मौसम की जानकारी और समसामयिक सुझाव हो, आपके बेहद काम आएंगे। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और उन्हें अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।